संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। देश की हर बड़ी छोटी खबरों पर जो है अपनी नजर रखते हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। आज देश की जो स्थिति है, जो मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं। तो सर, आपने देखा जिस तरीके से राजस्थान के अलवर में एक मंदिर को गिराया गया नगर पालिका के आदेश के बाद, उसके बाद जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे उसको जो है राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने बर्खास्त कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम, नमाज और हनुमान चालीसा, क्या यही फंस कर रह गया पूरा देश? कैसे आप देख रहे हो? देखिए अरुण जी, ये फंसाया गया है, ये बहुत सोचे समझे साजिश के तहत फंसाया गया है। असली बात ये है कि देश की आर्थिक स्थिति जितनी बुरी हालत में पहुंच चुकी है और देश में मतलब बेरोजगारी, बेतहाशा बेरोजगारी जिसे आप कह सकते हैं, इससे पहले इतनी भयानक बेरोजगारी कभी नहीं थी। और इन सारी चीजों को देखते हुए जानबूझकर ये हिंदू मुस्लिम का मसला जो है इसको उभारा जा रहा है, इसको चलाया जा रहा है। बल्कि आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो मतलब सरकार ने करीब 100 से ज्यादा कुछ ऐसे मंदिर हैं 18 राज्यों में, जिनको लेकर के उनका जीर्णोद्धार कराने की बात कर रही है और उसी के ऊपर पूरी राजनीति करने की बात हो रही है 2024 तक के लिए। क्योंकि सरकार के पास में जो जनता के असली मुद्दे हैं उनका कोई जवाब नहीं, उनका कोई हल नहीं है। कि जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कन्विंस हो चुकी है कि अगर जीतना है, सरकार बनानी है, विधायक सांसद आपने जो है पहुंचाने हैं सदनों में, तो आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो है इसमें जो है आपको बढ़िया जो है आपको मिलेगा। नहीं, मैं इससे ये नहीं कह सकता कि सरकार कन्विंस हो चुकी है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि सरकार के पास कोई और मुद्दा नहीं है। अच्छा, मतलब मुद्दा क्या होना चाहिए? आप लोगों को बताएंगे कि हम विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या विकास हुआ? क्या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास हुआ है? कोई एक ऐसी उपलब्धि है जिसको आप कहते हैं विश्व गुरु वाली बात है? तो ऐसा क्या है जो आप कह सकते हैं कि भाई ये हमारी बड़ी उपलब्धि है? राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ नहीं, शून्य, बल्कि माइनस में जा रहा है सब कुछ। ठीक इसी तरह से आप देखें कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय मजबूत हो रहा है। तीसरे नंबर पर जो है हथियार खरीदने में हम पहुंच गए हैं। नहीं, हथियार खरीदने में तो हम पहले से ही रहे हैं। भाई दुनिया में अगर हमें किसी वजह से पसंद किया जा रहा है या देश कुछ हमारे साथ व्यापारिक संबंध रखना चाहते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भारत दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा में हर साल हथियार खरीदता है। ये एक कारण है जिसकी वजह से, जैसे हम रशिया से हथियार खरीदते हैं, जैसे अमेरिका से हम हथियार खरीदते हैं, जैसे फ्रांस से खरीदते हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो हम खरीदते हैं। हमारे यहां ऐसा कुछ होता नहीं। और अब तो वैसे भी जिस तरह से निजीकरण की बात हो रही है, मेक इन इंडिया तो कहने के लिए है, बाकी कोई इंडिया नहीं है। ना मेक इन इंडिया है, ना मेड इन इंडिया है, ना कुछ है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने, भ्रमित करने की सारी कहानी है। हकीकत कुछ और है। तो दुनिया हमें इसलिए वो करती है कि दुनिया को मालूम है कि भारत को खूब अच्छी तरह से निचोड़ा जा सकता है। और वर्तमान भारत सरकार जो है वो जिस तरह के काम कर रही है, वो दुनिया के वो देश जो किसी दूसरे देश को मतलब आप कहें खोखला कर देना चाहते हैं या उसे खाली कर देना चाहते हैं, उसकी धन संपत्ति को पूरी तरह से जो है छीन लेना चाहते हैं, उस तरह के जो देश हैं उनके कब्जे में, उनके लिए आज की सरकार, जो भारत की सरकार, बहुत ही एक फेवरेबल सरकार है। सर, देखा जा रहा है पिछले 5 सालों में जो ऑटोमोबाइल में देखा जाए तो 5 से 6 कंपनियां जो है भारत छोड़े जा चुकी है, जिसमें फिएट है, फोर्ड है, डेटसन है, हार्ले डेविडसन है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो देश को छोड़कर जा रही है, इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? एक सरकार एक तरफ कह रही है कि भाई निवेश आप लेकर आइए, बड़ी बड़ी कंपनियों कह रही है भाई आप यहाँ पर आकर प्रोडक्शन कीजिए और दुनिया में जो है सप्लाई कीजिए। दूसरी तरफ कंपनियां भाग रही है छोड़ छोड़ के। देखिए, बहुत है कि ये साधारण हर कोई व्यक्ति भी सोच सकता है। कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, पहले उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले तो हों, और खरीदेगा कौन? जिसके पास पैसा होगा। आज की तारीख में भारत की 90% आबादी भिखारी बन चुकी है। 10% आबादी जो है उसके पास कितना पैसा होगा या कितना खरीदेगी, उसकी एक सीमा होगी। जो इतनी बड़ी आबादी जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, मतलब 100 करोड़ लोगों की स्थिति यह है कि वो आज की तारीख में 2 वक्त की रोटी उन्हें ढंग से नहीं मिल पा रही है। सरकारी आंकड़े अगर देखें तो सरकार 80 करोड़ को रोज वो देने की बात कर रही है ना, 5 किलो आटा, वो गेहूं वगैरह, अनाज देने की बात करें। सो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब स्थिति यह है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास कोई कारोबार नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, जो था पैसा वो पिछले 2 साल में, 2-2.5 साल में जो भी खाने
खाने पीने की स्थिति रही, उसी के लिए जो है पूरा नहीं हो पाया, तो कोई व्यक्ति खरीदेगा क्या? तो कंपनियां तो जो भी बना रही हैं, चाहे स्कूटर बनाओ, चाहे गाड़ी बनाओ या कुछ बनाओ, वो सारी की सारी एक दिन ताला लगी जाना है, क्योंकि कुछ भी होने के लिए खरीदने की शक्ति होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, जो जनता के पास नहीं है। इसलिए सब भागेंगे। सर सारा पैसा जो देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो तो टॉप कर रहे हैं एशिया में, दुनिया नहीं, में। चंद लोगों के पास है ना पैसा। हाँ। जैसे देश का जितना भी पैसा है, सरकारी पैसा जितना है, वो या तो बीजेपी लूट रही है उसे, या बीजेपी अपने यारों को लुटा रही है। सीधी सीधी बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर ये सब नहीं होता तो किस तरह से अडानी जो है 5वें नंबर का अमीर आदमी बन जाता और 2 ही साल में उसकी $100 अरब से ज्यादा की संपत्ति कैसे बढ़ जाती? लोग कह रहे हैं मेहनत, केवल वही मेहनत करता, कोई और मेहनत नहीं करता। और उसकी मेहनत का ये हाल हो रहा है कि जब दूसरे देश का, इंग्लैंड का कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उसको रिसीव करने अडानी जा रहा। मतलब ये भी एक बड़ी अजीब स्थिति। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कौन चला रहा है। सरकार या तो प्राइम मिनिस्टर जाते उसको रिसीव करने, या कोई मिनिस्टर जाता, कोई प्रोटोकॉल होता है, या कोई सरकारी अधिकारी जाता, वो उनमें से कोई नहीं जा रहा। बोरिस जॉनसन आए हैं इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, तो उसको रिसीव करने कौन जा रहा? अडानी। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि सरकार कौन चला रहा है, सरकार किसके लिए काम कर रही है, कौन जो है अमीर हो रहा है। सर वहां पर जब वो गुजरात में पहुंचे तो वहां पर जो स्थिति है उसको छुपाया गया, उनके साथ उसके सामने जो है वो कपड़ा वगैरह लगाया गया, इसको कैसे आप देखते हैं? इससे पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तब भी जो है वहां पर दीवार खिंचा दी गई थी। भाई इसीलिए तो, अगर चौकीदार में इतना दम है, ये चौकीदार जो भी कुछ कर रहे हैं सब बढ़िया ही कर रहे हैं, तो फिर दिखाओ ना कि जो तुमने बढ़िया किया दिखाओ। अगर आप उसके लिए पर्दे लगा रहे हैं, उसे छुपा रहे हैं, तो साफ जाहिर है कि सच्चाई कुछ और है और जो दिखाया जा रहा है वो झूठ कुछ और है। और सच इतना कड़वा है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपनी कमियां, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपनी दुर्दशा को छुपाने के लिए उनको ये सारे पर्दे लगाने पड़ते हैं। कभी दीवार खड़ी करते हैं, जब रेगन वो आया था, ट्रंप आया था, तब दीवार खड़ी की गई थी, आपके पर्दे लगा रहे, यही सारे काम। तो सर अभी क्योंकि देखा जा रहा है कि वह भी चुनाव भी होने वाला है और पूरी भारत सरकार देखा जाता है और पूरी पार्टी जो है चुनावी मूड में हमेशा रहती है, तो आपको क्या लग रहा है जिस तरीके की हालात देखने को मिला महाराष्ट्र में, वहां पर अजान को लेकर बवाल मचा और जो है सारी पार्टियों ने मिलकर आज मीटिंग भी की थी, उसमें जो है बीजेपी नहीं पहुंची, तो आपको क्या लग रहा है कि जो जाल बीजेपी ने बिछाया था उसमें शिवसेना फंस गई है और वहां की कांग्रेस शिवसेना सरकार फंस गई? मैं नहीं मानता कि वो फंस गई है। कोई भी सरकार फंस नहीं सकती है, अगर वो चाहे तो, उसकी इच्छा शक्ति हो तो नहीं फंस सकती है। लेकिन जो आप इनकी बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी देखिए उसके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये मानता हूं कि लोगों को अब समझ में आ गया है, हर किसी को, कि बीजेपी के पास में धर्म के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। उसको किसी भी रूप में कहीं भी उठा सकती है वो, और वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए उठाती है, क्योंकि सत्ता की उसको बहुत बुरी तरह से हवस है। सो उस सब को देखते हुए मैं मानता हूं कि लोगों को समझने की जरूरत है, लोगों को यह जानने की जरूरत है, यह पहचानने की जरूरत है कि जिस तरह से एक पार्टी केवल धर्म का आसरा लेकर, यह धर्म के नाम पर धंधा करके पूरे देश को जो बर्बादी की तरफ ले जा रही है, उसको रोकने के लिए लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और अपने जो निहित स्वार्थ उनको एक साइड में करके मजबूती से इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में जो तबाही होगी वो देख नहीं पाएंगे। लेकिन सर जो सड़कों पर जो धर्म के नाम पर जो नंगा नाच हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पिछले दिनों ये सब कुछ जो हुआ है, ये बाकायदा बीजेपी द्वारा कराया गया है। अगर इस पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे, इस पर पत्ता नहीं हिला, योगी जी की सख्त प्रशासन है। अरे ये सब कहने की बातें, पत्ता नहीं हिला, पत्ता हिलने की क्या जरूरत है जब तुम ही तबाही कर रहे हो, जब सरकार ही पूरे प्रदेश को या देश को तबाह करने पर तुली हुई है और जो है सारे कानून को एक साइड में रख के गुंडागर्दी करते हुए जबरदस्ती बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर बुलडोजर चलता रहा है तो आप समझ सकते हैं कि शासन प्रशासन की क्या हालत है। लिखित में नहीं मिला जब तक सब कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है लिखित में नहीं मिला, वो नहीं मिला, अभी तो जवाब देना पता लग जाएगी। ये सरकार मांगा तो है ना सुप्रीम कोर्ट में जवाब। ये सब बेकार की बातें हैं, गुमराह करने वाली बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को छुपाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। सच्चाई जो है वो बिल्कुल अलग है और वो ये है कि ये सरकार क्योंकि हर मोर्चे पर नाकामयाब है, इसलिए ये सरकार इस तरह की ये सारी चीजें कर रही है। और इस सरकार ने कुछ लोगों को छोड़ रखा है जिनका काम ही ये है
नहीं तो एक भी शब्द बोलती नहीं सरकार। एक शब्द तो बोलना चाहिए था। हर किसी को, मतलब सरकार सरेआम दिख रही है, दुनिया को दिख रहा है, आपको और हमें सब दिख रहा है किस तरह से धर्म के नाम पे कुछ लोग जो बेवजह की जो बदतमीजी लगातार कर रहे हैं और भड़काने की बात कर रहे हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। उन हालात में सरकार चुप बैठी क्यों? सर, तो साफ है कि सरकार के छोड़े हुए गुंडे जो लोग नीचे कर रहे हैं, वही कुछ लोग ये भी है मोदी जी की इमेज को खराब करने के लिए सब कुछ। मोदी जो है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। मोदी फिर अगर ये सब इमेज खराब करने की कर रहे हैं तो रोकते क्यों नहीं मोदी? किसने मना किया मोदी को? प्रधानमंत्री को किसने मना किया कि जो लोग, जो गुंडे तुमने छोड़ रखे हैं, जो पूरे देश का माहौल खराब करने पर तुले हैं, अगर उनसे तुम्हारी स्थिति खराब हो रही है, छवि खराब हो रही है, तो उन्हें रोकते क्यों नहीं? तुम रोको उनको। सर, एक बड़ी बात यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही है और जो दिख भी रहा है, तो आपको क्या लग रहा है अगर दूसरी पार्टियां जो है उनके पास भी कोई जवाब नहीं है, विपक्ष भी उस तरह से आवाज नहीं उठा पा रहा है, विपक्ष भी लग रहा है कहीं ना कहीं डरा हुआ है। देखा जा रहा है कि यूपी के अंदर जिस तरीके आजम खान का मुद्दा छाया हुआ है, कोई पार्टी और कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। एक डर है कि भाई अगर आप अल्पसंख्यकों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक है वो आपसे जो है रुष्ट हो जाएगा। नहीं, कौन सा बहुसंख्यक है? हाँ ना, अगर बहुसंख्यक कह के अगर धर्म के नाम पे आप गुंडागर्दी करेंगे तो क्या ये सही है? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्या आप बताइए। चले आजम खान साहब की बात करते हैं, क्या अपराध है आजम खान साहब का? जो व्यक्ति मिनिस्टर रहा हो, जितना इतना पावरफुल रहा हो, जितने इतना काम किया हो, क्या उस व्यक्ति को आप मानते हैं कि वो बकरी चोरी करेगा? क्या वो, मतलब जिस छोटे वो आरोप लगाए गए हैं, मतलब उस व्यक्ति को जबरदस्ती जानबूझकर जेल के अंदर रखा जा रहा है, ये सबको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस व्यक्ति के विषय में, मतलब अगर किसी व्यक्ति के साथ में कोई अन्याय हो रहा है, सो उस व्यक्ति के साथ खड़े होने में या उसके पक्ष में बात कहने में कहां यह धर्म की बात आ जाती है? कहीं इसमें धर्म की बात नहीं। हालांकि आपने उसको कर रखा धर्म के आधार पर भी। अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, हर किसी को बोलना चाहिए भाई। अगर किसी के साथ में अन्याय हो रहा है तो हर किसी को बोलना चाहिए, अन्यथा कल उसके आज उसकी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी भाई। जब यही सारी चीजें चलती रहेंगी तो तब कल आप भी अकेले हो जाएंगे। इसलिए अगर कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, तो उसके विषय में बोलना चाहिए। अफसोस इस बात की है, ये बात जो आप कह रहे हैं कि सबको, विपक्ष को इकट्ठे होकर ये बोलना चाहिए। इकट्ठे में नहीं हो तो अपने मंच से बोलो कि यार जो अन्याय हो रहा है, सरकार धर्म के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रही है, एक धर्म विशेष के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट करके अन्याय और अत्याचार लगातार करती चली जा रही है। कानून को धता बताते हुए, संविधान को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करते हुए एक समाज के प्रति जो घृणा फैला रही, तो क्या वो समाज इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मुस्लिम समाज ने इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दी है? क्या मुस्लिम समाज ने कहीं बाहर के लिए कुछ किया है? सब कुछ इसी देश के लिए क्या है? अगर उसे सच्चाई आप बताने में डर रहे हैं तो ये तो इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी? जो सच है आप उसे बताइए ना। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मुस्लिम समाज का कितना बड़ा योगदान रहा है, ये कोई किसी से छुपी हुई बात तो है नहीं। और इसका तो प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण है इंडिया गेट। जो इंडिया गेट पर 91,92,000 लोगों के जो नाम है, उसमें 61,500 लोगों के नाम तो मुस्लिम समाज के लोगों के नाम है। और जो लोग आज धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उनका एक कभी नाम नहीं है वहां पे। तो ये जो माहौल चल रहा है, आपको क्या लग रहा है 2024 तक इसी तरह से चलता रहेगा? और कई लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो गया यूपी चुनाव के बाद, अब हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने वाला है। आपको क्या लग रहा है, किस तरह की कोशिश और तैयारी आप? नहीं, देखिए, बहुत सीधा, किसी के लिए रास्ता साफ नहीं है, सब कहने की बातें। आज की तारीख में बीजेपी के खिलाफ भारत की कम से कम 80 से 85% जनता बीजेपी के खिलाफ है। तो ये सब कहना है बेकार बनती जा रही है। सर, सरकारें तो उससे बन रही है ना, सरकारी गुंडागर्दी से बन रही है और ईवीएम से बन रही है सरकार। मैं तो कह रहा हूं ना, अगर तुम्हारे पास में इतना ही बहुमत है तो क्यों प्रधानमंत्री डरते हैं? क्यों बीजेपी पूरी डर रही है? क्यों नहीं जो है एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लेते हैं और उसके बाद करा ले, पूरे देश में करा ले एक बार चुनाव। बैलेट पेपर से पता लग जाएगी इनकी औकात, तो पता लग जाएगी इन्हें। अगर इन्हें 20% से ज्यादा सीटें मिल जाए, ईवीएम को लेकर सक्रिय दिखाई देते हैं जब चुनाव आता है, और जब चुनाव खत्म होने के बाद जब बीजेपी जीत जाती है, उसके बाद अब ये जो टाइम बचा है, अब जो टाइम पीरियड है, बीच का जो गैप है, इसमें क्या प्लानिंग है? नहीं, देखिए, हम ये जो है आप जो कह रहे हैं ये सच नहीं है। हमने पहले भी किया था, आप सारे इस बात के गवाह हैं। हमने पहले भी यूपी
चुनाव से करीब 6 महीने पहले से हमने आंदोलन शुरू किया। हाँ, उस समय लोगों का समर्थन हमें नहीं मिला। लोग बात हमारी नहीं मानी उन्होंने, लेकिन उसके बाद से जो सब कुछ हुआ है लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद से जो माहौल है वो ईवीएम के खिलाफ बहुत जबरदस्त माहौल है। और आज की तारीख में हमने जो हस्ताक्षर अभियान चलाया है और साथ में जो उत्तर प्रदेश में जितनी वोटें काटी गई हैं, वो जो हम डाटा पूरा कलेक्ट कर रहे हैं, उस समय इस बार बहुत ही मतलब उत्साह के साथ में और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में लोग भाग ले रहे हैं। गुजरात इलेक्शन से पहले आप आंदोलन को खड़ा करने में सफल रहेंगे? हमारी पूरी कोशिश है, कह नहीं सकते हैं। हाँ। ये पता लगेगा आने वाले समय में, 2 महीने के बाद आप कह सकते हैं, पता लगेगी क्या स्थिति रहेगी। अगर लोगों ने उस तरह साथ दिया, हालांकि गुजरात से भी लगातार फोन आ रहे हैं, वहां भी लोग काम शुरू कर दिए हैं उन्होंने। अगर वहां से और सब जगह से, पूरे देश से जिस तरह से हम चाह रहे हैं, वो अगर सहयोग हमें मिल गया या उस तरह का समर्थन हमें मिला लोगों का, तो निश्चित रूप से गुजरात इलेक्शन से पहले आंदोलन खड़ा हो सकता है। आखिरी सवाल है मेरे साथ, दलित नेता गुजरात जिग्नेश मेवाणी की जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनको जो है जेल से छोड़ेगा, दोबारा उनको जो है उठा लिया गया दूसरे केस में, कैसे इस पूरे? देखिए, ये तो सब गुंडागर्दी है। बस दूसरे केस में उठा लिया गया तो मैं समझता हूं कोर्ट को ही तुरंत छोड़ देना चाहिए। किस बात के लिए पकड़ के लेके आए हो भाई? एक व्यक्ति जेल में था और तुमने बेगुनाह होते हुए उस व्यक्ति को जेल में डाला, और जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई ट्वीट उसने जो है किया नहीं, और जिस ट्वीट की बात है उस ट्वीट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपत्तिजनक है। और आपने एक तरफ अभी छोड़ा, दोबारा से फिर आपने अरेस्ट कर लिया। मैं समझता हूं मतलब नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी तो इस देश में है ही नहीं, खत्म कर दी गई है। जब से बीजेपी सरकार आई है, इस सरकार ने अपनी गुंडागर्दी के तहत जो है सब लोगों की आजादी जो पूरी तरह से खत्म कर दी है, तो पूरी तरह छीन लेना चाहती है हर तरह की आजादी। राजस्थान में एक दलित युवक जिसकी शादी थी, वो मंदिर में जाता है और उसके बाद जो वहां का जो पुजारी है उसको वहां से भगाता है। ये जो घटना है, कैसे आप देख रहे हैं? दलित समाज जो बहुजन समाज है, वो कैसे देखे मंदिर के और ये सारी चीजें? एक तरफ मंदिर को लेकर आंदोलन चल रहा है देश में, हनुमान चालीसा पढ़े, दूसरी तरफ दलित समाज के लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। दलित समाज के लोगों को जो मंदिर में जाते हैं उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों की जितनी ठुकाई हो, मैं इन्हीं शब्दों में बोल रहा हूं, जो मंदिर जाते हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं, अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पुजारी बताते हैं या उनके अनुयायी बताते हैं, ऐसे हर व्यक्ति को जो मंदिर जाता है डूब कर मरना चाहिए और उसकी ऐसी ठुकाई होनी चाहिए तबीयत के साथ में। ये इसी काबिल है। हमारा क्या लेना देना है यार इन सब चीजों से? हमेशा से तुम्हें मंदिर जाने से रोका गया है। बाबा साहब ने तो दिखाया ना, कालाराम मंदिर में जो है प्रवेश करने का जो आंदोलन उन्होंने किया, सबने देखा ना। उसके बाद भी आज भी समझ में नहीं आ रहा है क्या मिलेगा तुम्हें यार। तुम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलो, जो रास्ता उन्होंने बताया, जो शिक्षा उन्होंने दी, हमें उस पर काम करना है। हमारा इन बेकार की चीजों से क्या लेना देना है यार? उसमें जो जाता हो उन्हें जाने दो। आप अगर बाबा साहब को मानते हो, अन्यथा आप बाबा साहब का अपमान करते। ऐसे सारे लोग जो बाबा साहब का नाम लेते हैं और मंदिर भी जाते हैं और धर्म की ये बातें करते हैं, इस तरह के हिंदू धर्म की या किसी की ये बातें कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग बाबा साहब के घाती हैं। वो सब के सारे लोग बाबा साहब के साथ में धोखा कर रहे हैं, समाज के साथ में धोखा कर रहे हैं। वो गद्दार लोग हैं समाज के। ऐसे लोग, इनके साथ में यही हो और भी इससे बुरा हो सकता है, तो उनके साथ में होना चाहिए ताकि उनको अकल आए कि हमें जो हमारा मुक्तिदाता था उसने क्या रास्ता दिखाया और हम किस रास्ते पर खड़े हैं। आखिरी सवाल है सर, पीके की कांग्रेस में एंट्री होने वाली थी, लेकिन एन वक्त पे जो है उसको टाल दिया गया है, रोक दिया गया है। कई लोग कह रहे थे भाई कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस का उद्धार हो जाएगा, बीजेपी को हरा देंगे, बीजेपी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी। तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई जिधर पीके जाएंगे वही जीतेगा। तो ये जो इस पूरी इसकी भाई एक पार्टी को जिताने के लिए सिर्फ ये जो कंपनी है, कंपनी जिता सकती है और कंपनी हरा सकती है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो बाकी जो पार्टियां इस तरह की वो मतलब रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, जहां जाते हैं उसको जिता देते हैं। जो पार्टियां इस तरह की कोशिश भी कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं ये सवालिया निशान उन्हीं पार्टियों पर खड़ा हो जाता है। एक आदमी जो कुछ नहीं है उसे जबरदस्ती इतना हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। खैर ये उनका मसला है, जैसे कि मेरी नजर में इन चीजों का कोई मतलब नहीं। अगर आप आने वाले चुनाव में नहीं, आने वाले चुनाव का बहुत सीधा है। ईवीएम अगर हट गई और ईवीएम का आंदोलन अगर मजबूती से खड़ा हो गया, ईवीएम को हटा दिया गया, तो ही इस देश में चुनाव ठीक ठाक हो पाएंगे। अगर ईवीएम है तो पहले ही दिन से कोई भी चुनाव इस देश में सही नहीं हो पाएगा। गुजरात चुनाव में आपकी पार्टी जाएगी? देखिए, हमारी पार्टी गुजरात चुनाव नहीं लड़ेगी।
हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन ईवीएम के खिलाफ में हम लोग आंदोलन पूरी मजबूती के साथ में खड़ा करेंगे। तो इतने मेरे साथ भानु प्रताप जी ने साफ तौर से कहना है, जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है और चुनाव को देखते हुए सारी चीजें हो रही है, आपका क्या कहना है जो स्थिति है इसके बारे में? और जो बेरोजगारी, महंगाई, हर मुद्दे को लेकर जो है बातचीत करने की कोशिश की गई है, हर मुद्दे को जो है इंक्लूड किया गया है। आपकी क्या राय है पूरे इंटरव्यू को लेकर, मैं जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।